चलिए तो अपन एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि थ्योरी है, और इसमें हम फॉर्मेट सीख रहे हैं। किसका फॉर्मेट सीख रहे हैं? दो चीज का। पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको बैलेंस शीट बोलते थे अभी तक, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे। इसका अपन फॉर्मेट सीख रहे हैं। फॉर्मेट क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि कंपनीज एक्ट एक फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट में ही आपको बैलेंस शीट P&L बनाना है, ठीक है। उसके मेजर हेड्स और माइनर हेड्स हमको याद होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, एकदम क्या बोल सकते हैं, बाय हार्ट होना चाहिए। इसलिए अपन ये चीज सीख रहे हैं। ये हमारा बैलेंस शीट था, ठीक है। इस बैलेंस शीट के अंदर ये जो अंडरलाइन वाला चीज है ये मेजर हेड है, और उसके अंदर के जो पॉइंट्स है ये क्या है? माइनर हेड। अब इस माइनर हेड के अंदर भी क्या क्या चीज आएगा वो अपन सीख रहे हैं अभी, ठीक है। ये अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहां तक पढ़ लिए भाई? शेयर कैपिटल रिजर्व्स हो गया हमारा। शेयर वारंट्स कल मैंने बताया था, कल मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, और थोड़ा सा अपन इसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। अभी और डिटेल में थोड़ा इनको ही अपने को आज पढ़ना है। आज हमारा करंट लायबिलिटी तक का अपने को जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद हम कल के क्लास में अपन क्या करेंगे? हम एसेट्स वाले जो आइटम्स है उसको अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, और कल ही हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और परसों जो है हम इसके जो है स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज क्या है? वेंसडे है, वेंसडे है। थर्सडे, थर्सडे कल मेरा क्लास रहेगा। और फ्राइडे जो है, फ्राइडे और सैटरडे जो है, इस बार IP का क्लास रहेगा। मेरा क्लास नहीं रहेगा शायद, अगर बचेगा तो मैं ले भी लूंगा, नहीं तो शायद IP का क्लास रहेगा। IP का जो एक हफ्ते का क्लास हुआ था उसको फिर से एक बार सम अप कर रहे हैं, और उसका भी टेस्ट होगा इस सैटरडे नहीं, उसका वेडनेसडे या ट्यूसडे को उसका टेस्ट होगा, सर आपको बताएंगे, ठीक है। तो जितना अभी IP का हुआ है वो आपको करना है। और एक चीज मैं IP के बारे में बता दूं यार आप लोग को, देखिए IP का क्लास जो रहेगा वो एडिशनल क्लास रहेगा। हमारा जो अकाउंट्स का या जो भी मेरा क्लास है, मेरा जो क्लास है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्लास जो है ये भी रहेगा, और इसके साथ आपका IP का क्लास रहेगा, ठीक है। देखिए जो लोग IP कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कर रहे हैं, अगर आप लोग हमारे पास नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको IP अलग से पढ़ना पड़ेगा ना, तो भी आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा ना IP के लिए। तो वही चीज के लिए हमारे ये क्लास के साथ आपको IP का क्लास अटेंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है आपको ज्यादा टाइम बैठना पड़ सकता है। फिर भी ऋषभ सर से मेरा डिस्कशन हुआ है कि 1 घंटे से ज्यादा कोई क्लास नहीं लेंगे, 1-1 घंटे का ही क्लास रहेगा, ठीक है। 1-1 घंटे का ही क्लास रहेगा, तो इसके साथ में प्लीज आप इसको भी मैनेज करिए। हमारा जो IP का टारगेट है मैं वो भी बता देता हूँ। IP का जो सर का टारगेट है वो ये है कि आपका जून तक, जून भी नहीं, हाँ जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। जून जुलाई अगस्त और अभी मई, ठीक है। मई में SQL कंप्लीट करने का, मई में SQL कंप्लीट करेंगे, और जून जुलाई अगस्त में आपका पांडास जो है वो कंप्लीट कर देंगे। और प्लस एक आध कुछ चैप्टर है, एक चैप्टर और है, थ्योरी चैप्टर है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो मिड टर्म है, मिड टर्म के पहले ही हमारा SQL और पांडास जो प्रैक्टिकल चीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक नेटवर्किंग जो चैप्टर है वो बचेगा, वो आपके अक्टूबर में करेंगे, ठीक है। तो जो भी IP वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज ध्यान रखो कि ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है यही है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, तो इसको आपको अच्छे से करना है, क्लासेस मिस नहीं करना है, और साथ साथ इसको भी मैनेज करना है। जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर बर्डन कम आए IP का, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो आपको करना पड़ेगा। और आप जैसे मैथमेटिक्स वाले भैया लोग क्या करने वाले हो? आप लोग मैथमेटिक्स का क्या है? आप कोई टीचर आपको मिले, नहीं मिले, खुद से पढ़ोगे? देखो हमारे पास एक फैकल्टी है, आ, विकास सर करके, मेरा फ्रेंड है, क्लासमेट है, स्वामी आत्मानंद में पढ़ाते हैं, ठीक है। आत्मानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद में पढ़ाते हैं, और उनका कोचिंग क्लास भी चलता है, और उनसे हमारा डिस्कशन हुआ है 11th के लिए,
ट्वेल्थ के लिए अगर आपको उनसे कुछ डिस्कशन करना है तो कर सकते हो। 11th का बैच मैथमेटिक्स का जो है ना, आईपी या मैथमेटिक्स का जो बैच रहता है ऑप्शनल, वो इस बार हम यहाँ पे भी रहेगा। तो हमारे पास कॉमर्स भी है, आईपी भी है और मैथ्स भी रहेगा 11th के लिए, और 12th के लिए भी आईपी भी है और मैथ्स आपको चाहिए तो इनसे अपन डिस्कशन कर सकते हैं अगर चाहिए तो। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो प्लीज आईपी वाले स्टूडेंट्स प्लीज क्लासेस मिस नहीं करेंगे, और और ध्यान से जो है इस पूरे चीज को इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी आपको देना रहेगा। चलो अब अपन अपने सिलेबस पे आते हैं जो मैं पढ़ा रहा था। तो हमने पढ़ा है, अभी हमने रिजर्व्स तक हमने लिख लिया है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या था एक बार फिर से समझा रहा हूं, अभी इसका नोट भी लिखना है। तो ये क्या था, मैंने बताया था आपको जो शेयर इशू का जो प्रोसीजर है, प्लीज सभी ध्यान दो इधर, आप लोग भाई दोनों लोग अभी पहला दिन आप अटेंड कर रहे हो, दोनों लेक्चर देख लेना। ठीक है। तो शेयर इशू का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि कंपनी पहले इशू करता है, मार्केट में एडवर्टाइज करता है, लोग आके पैसा देते हैं, लोग आके एप्लीकेशन मनी पैसा देते हैं जिसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और तीसरा स्टेप में क्या होता है, कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करता है, मतलब शेयर सर्टिफिकेट दे देता है। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप इशू, दूसरा स्टेप सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, और तीसरा स्टेप अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या शेयर सर्टिफिकेट इशू करना। ठीक है, ये 3 स्टेप है। इसमें हम पढ़े क्या है, इसमें हम पढ़े क्या है, अगर तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाता है, कंपनी ने एडवर्टाइज कर दिया, लोगों ने पैसा दे दिया और शेयर सर्टिफिकेट भी इशू कर दिए, तो उस पैसे को हम शेयर कैपिटल में डालते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नाम से। ठीक है, लेकिन अगर 3 में 2 ही कंडीशन फुलफिल हुआ, कंपनी ने एडवर्टाइज किया, लोगों ने पैसा दे दिया, लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो उसको हम कहां पे डालते हैं, सांपा में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये जो पेंडिंग अलॉटमेंट है वो 2 रीजन से हो सकता है। अलॉटमेंट जो पेंडिंग है वो 2 रीजन से हो सकता है। क्या क्या रीजन है, एक तो ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च आ गया, 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप से पहले क्या आ गया, 31 मार्च आ गया, जिसके कारण प्रोसेस रुक गया है उसका, उस सिचुएशन में। और दूसरा सिचुएशन क्या है, अदर रीजन। अदर रीजन क्या है समझाता हूं। कंपनी को चाहिए, इधर देखना, कंपनी को चाहिए कितना पैसा, इशू कंपनी कितना कर रहा है, 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपया, कंपनी को कितना चाहिए, 10,000 शेयर्स। ठीक है, और कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितने का आया, 600 इंटू 10 शेयर, मतलब सिर्फ 6000। कंपनी को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए था, 10,000, और आया कितना, तो कंपनी चला लेंगे क्या, फिर भी चला लेंगे, शेयर्स इशू करके दे देंगे, काम करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एक एक मिनिमम बैच स्ट्रेंथ होता है, जैसे अगर मान के चलो हमारे क्लास में 25 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, अगर हमारा मिनिमम बैच है भैया 10 स्टूडेंट्स कम से कम आए तो हम बैच पढ़ाए, नहीं तो क्यों पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। समझ आ रहा है। तो वैसे ही एमसीए जो है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया देखो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो आना चाहिए, तभी आप उस पैसे को रख सकते हो, नहीं तो आपको उस पैसे को रिटर्न कर देना। और वो मिनिमम परसेंटेज है 90%। कंपनीज एक्ट बोलता है अगर आप 10,000 शेयर्स, सॉरी 1,000 शेयर्स इशू कर रहे हो, तो 900 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आएगा, तो ही आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हो, नहीं तो आपको उनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। कितना परसेंटेज, 90%, एटलीस्ट 90% आना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये नियम याद रखना है, ये रूल है 90% का। सभी बात क्लियर है, हाँ। तो इस सिचुएशन में क्या, मुझे बताओ, 600 ही आया, कितना आना चाहिए था, 900 शेयर्स का पैसा आना चाहिए था, कितने शेयर्स का पैसा आया, तो ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे इसको। अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, पैसे को रिटर्न कर देना। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या करना है, पैसे को रिटर्न कर देना है। तो ऐसा पैसा जिसको आपको रिटर्न करना है, वो क्या मैं शेयर कैपिटल बनाऊंगा क्या, उस पैसे को, उस पैसे को मैं कहां पे शो करूंगा, अदर करंट लाइबिलिटी में शो करूंगा। ऐसा पैसा जो मेरे पास पड़ा है जिसको मेरे को रिटर्न कर देना है, वो पैसे को मैं कहां शो करूंगा, अदर करंट लाइबिलिटी। दूसरा केस आ सकता है कि भैया कंपनी जो है उसको चाहिए कितना, 1,000 शेयर्स का पैसा, और एप्लीकेशन आ गया 1500।
एप्लीकेशन आ गया 1500, क्या करोगे? 1500 का अलॉट कर सकते हो क्या? 1500 को आप अलॉट नहीं कर सकते, तो जो एक्स्ट्रा है उनको क्या कर दोगे? पैसा रिटर्न कर दो। तो वो जो रिटर्न है उस पैसे को भी आप कहां पे शो करोगे? अदर करंट लायबिलिटी। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में बात समझ में आ रहा है? 3 स्टेप होता है। पहला क्या है स्टेप? इशू, दूसरा सब्सक्रिप्शन और तीसरा अलॉटमेंट। दो चीजें हो गए, एक चीज बचा है, अलॉटमेंट बचा है। और उसका रीजन अगर 31 मार्च है तो उसको कहां पे शो करेंगे? सांपा में शो करेंगे। अगर 31 मार्च रीजन नहीं है, रीजन अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो उसको कहां शो करेंगे? अदर करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। समझ में आ रहा है? लिख लो इसको। हाँ, ऊपर कुछ नहीं है वैसे।
हो गया जल्दी। हो गया। इस चैप्टर का वाइवा मैं लूंगा आप लोग से, तो थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करोगे, ठीक है। पूरा वापस कर देंगे, एक्स्ट्रा वापस करेंगे? एक्स्ट्रा जो है वो वापस कर देंगे, ठीक है ना। डन हो गया। ठीक है, तो कल अपन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में भी पढ़े थे, जिसमें हमने बोला 5 चीजें आते हैं। क्या क्या था, याद करो। बैंक क्या? बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट और अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। अदर लोन्स एंड एडवांसेस। अब उसमें क्या होता है कि डिबेंचर जो है ना, डिबेंचर क्या होता है याद है ना सबको? कोई बताएगा डिबेंचर क्या होता है? कोई बताएगा? नहीं बताया? कोई नहीं बताएगा? ठीक, वेरी गुड, ठीक बोल रहा बिल्कुल, कि काइंड ऑफ बोरोइंग है। बैंक से लेने के बजाय इंडिविजुअल लोगों से लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट लिया जाता है, जैसे 10 लाख रुपए चाहिए तो 10,000 लोगों से 100-100 रुपया लिया जाता है। भाई मेरे, हेलो, अभी मैं बता रहा हूँ तो अभी लिखना जरूरी है क्या? लिख रहे हो आप ऐसा? ठीक है, तो डिवेंचर जो है ये इंडिविजुअल लोगों से पैसा लिया जाता है, छोटे नॉमिनेशन में पैसा लिया जाता है और उनको बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है, और बाद में 5 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी टाइम में उनको पैसा वापस कर दिया जाता है। दिस इज डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर इशूड फॉर कैश, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी डिबेंचर इशू करता है। एक और चीज होता है डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? हाँ, गिरवी। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब गिरवी। जैसे मान के चलो, एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी को चाहिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है। और कंपनी बैंक चला गया कि भैया हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। अब बैंक उसको बोल रहा है ठीक है, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, आपका प्रोजेक्ट हमको वायबल लग रहा है ना, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। लेकिन बैंक जो है कंपनी से क्या मांग रहा है? बदले में कुछ गिरवी में कुछ एसेट्स मांग रहा है। क्या एसेट्स गिरवी रखोगे? मशीन प्लांट वगैरह, फैक्ट्री वगैरह जो भी रहेगा वो सब आप गिरवी रख दोगे, ठीक है। कंपनी बोल रहा है मेरे पास अभी कोई एसेट्स नहीं है। कंपनी क्या बोल रहा है? मेरे पास अभी कोई एसेट्स नहीं है। लेकिन बैंक वाला कन्विंस्ड है कि नहीं यार, इनको पैसा देना चाहिए, ये लोग पैसा जो है अच्छे काम के लिए ले रहे हैं और बढ़िया इनका प्रोडक्ट है, वायबल है, सब बढ़िया है। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, एक काम करो, आपके पास कोई एसेट्स नहीं है ना गिरवी में रखने के लिए, आप क्या करो, हमको अपने कंपनी के डिवेंचर इशू कर दो। अपने ही कंपनी के डिबेंचर इशू कर दो। डिबेंचर के बदले में पैसा नहीं देंगे, ठीक है। पैसा हम लोन के रूप में ही दे रहे हैं, आपको भी ईएमआई के रूप में चुकाना है। डिबेंचर बस एक सिक्योरिटी के लिए,
अगर बाई चांस डिफॉल्ट करोगे तो जो लोन हमारा पैसा है उसके लिए तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे ही करेंगे, साथ साथ डिबेंचर के नाम पे भी हम आपको केस करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होता है इसको बोलते हैं डिबेंचर इशू कर रहा है लेकिन कंपनी के पास पैसा डिबेंचर के नाम पे नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर शो करना है, एक बार और बता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर शो करना है, इतना बताए। तो डिबेंचर दो टाइप का हो सकता है, एक तो इशूड अगेंस्ट कैश और दूसरा इशूड फॉर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो दोनों ही केस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमको डिबेंचर शो करना है, यही नियम। ठीक है, अब कोलैटरल सिक्योरिटी वाला बात फिर से एक बार बता रहा हूं। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब कंपनी डिबेंचर इशू तो करता है, कंपनी डिबेंचर इशू जरूर कर रहा है लेकिन उस डिबेंचर के अगेंस्ट में पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, पैसा नहीं आ रहा तो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उस डिबेंचर को अपन लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो करेंगे। ठीक है, ये बात है। एक मिनट, कहाँ लिखा है, कहाँ चला गया? अच्छा सॉरी, ऊपर है क्या? कहाँ है यार लॉन्ग टर्म बोरोइंग? लिखा था मैं अभी। इसके बाद है क्या? तो ये आ गया इसके बाद। हाँ, यहाँ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, डिबेंचर इशूड फॉर कैश और इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, दोनों को ही आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलेगा डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी तो भी आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करना है, और कोई बात नहीं है जानने की। ठीक है, ये वाला टॉपिक फिर अपन जब बुक 2 में डिबेंचर पढ़ेंगे वहां पे आएगा, उसका जर्नल एंट्री भी अपन वहां पे सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अपने को इतना ही जानना है। अगर मेंशन किया है डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कहाँ पे शो करना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक, इतना ही बात है इसमें। ठीक, चलिए लिख लो, एक काम करो, लिख लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दोनों बात लिख लो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर एक ही है पहला पॉइंट डिबेंचर, जिसमें दो हो सकते हैं, उसको आपको लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखना है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्लियर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद दूसरा पॉइंट क्या था? डेफर्ड टैक्स है, पढ़ना है अपने को? नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है क्या? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दो बातें थे, एक था ट्रेड पेबल और दूसरा था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। ठीक है, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। ठीक है, तो आप क्या चीज को रीपे करते हो? एक है डिबेंचर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को आप कुछ समय बाद रीपे कर देते। अब जब क्या होता है, कभी कभी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कंपनी वाले
कि भैया जब इशू किए थे तब 100 रुपए में इशू किए थे, लेकिन जब रीपे कर रहे हैं तो 110 रुपए में रीपे कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज है यही क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, आपको अगर बोलेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो उस पॉइंट को कहां लिखना रहेगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखना रहेगा। समझ में आ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन समझ में आ रहा है। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। जैसे कल अपन पढ़े थे सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या था वो, शेयर्स कितने में इशू कर सकते हो आप, 10 रुपए में, लेकिन एक्चुअल में कितने में करते हैं, बहुत ज्यादा में उससे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है कहाँ रखते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 रुपए में आपने इश्यू किया था, पैसा उठाया था 10 रुपया, और जब रीपे कर रहे हो कितना रुपए कर रीपे कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा पैसा जो रीपे कर रहे हो ये क्या है, ये भी प्रीमियम है। इस पैसे को कहाँ रखोगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो पैसा प्रीमियम के नाम पे मिलता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। जो प्रीमियम आप पे करोगे, भविष्य में चल के पे करोगे, उसको अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये चीज है, तो ये चीज भी अपन पढ़ेंगे, ये भी आपके सिलेबस में है, बुक टू डिवेंचर में ये चीज आएगा। ठीक है, रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कैश फ्लो में भी आएगा ये बात। ठीक है, ये पूरा जो भी आप पढ़ रहे हो कैश फ्लो में वापस से सब चीज अपन देखेंगे। क्लियर है बात। तो ये भी लिख लो यार, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में दो चीजों का रिडम्पशन होता है, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स। लिख लो ये चीज को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करके लिखो, सिर्फ प्रीमियम नहीं लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये एग्जाम्पल भी लिख लो यार, ये 100 रुपया और 110 रुपया। ध्यान कहाँ रहता है भाई, 2 बार तो बताया हूँ, क्या समझ में नहीं आया। 100 रुपया जो है, 100 रुपया आपने जब बोरो किया था, पैसा कितना बोरो किया, 100 रुपया, जब वापस करोगे तो कितना वापस करोगे, 110 रुपये। ये एग्रीमेंट है। ठीक है, आपके साथ और लेंडर के साथ ये एग्रीमेंट है। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम बोल रहे हैं। ठीक है, यही बात है। डन। प्लीज लिख लो, एक्स्ट्रा 10 रुपीज जो है यही प्रीमियम है। ठीक है, तो ये था नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसके बाद लास्ट क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसमें ऑलरेडी मैंने बताया प्रोविजंस क्या क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर वारंटी गारंटी, और क्या था, प्रोविजन फॉर आपका टैक्स, है ना। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आ सकते हैं, और सेम चीजें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी आ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग। अब अपन आते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमने एक बार देखोगे यहाँ पे बैलेंस शीट में, हमारे बैलेंस शीट में हमने सारा चीज का डिटेल में पढ़ लिया भाई। शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है वो पढ़ लिया, रिजर्व सरप्लस क्या होता है पढ़ लिया, शेयर वारंट्स क्या होता है पढ़ लिया, सांपा क्या होता है वो पढ़ लिया, उसमें क्या अमाउंट आता है वो देख लिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 5 चीजें आते हैं, उनको भी हमने देख लिया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे सिलेबस से नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल और प्रीमियम आता है, वो भी हमने पढ़ लिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर भी क्या आता है वो भी हमने पढ़ लिया। अब अपन आते हैं करंट लायबिलिटी में। ठीक है, करंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें हैं, तो इनके बारे में भी अपन अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ये समझेंगे किस चीज को आप करंट लायबिलिटी बोलते हो और किस चीज को नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हो। आपको पता होगा ऑलरेडी ये चीज, नियम क्या है बताओ, किस चीज को आप करंट लायबिलिटी बोलो, किस चीज को नॉन करंट।
कितना टाइम ड्यूरेशन है मेन? 1 साल की 6 महीना। 1 साल के अंदर जिसको पे करना है उसको क्या बोलेंगे? करंट। 1 साल के बाहर जिसको पे करना है उसको क्या बोलेंगे? हाँ। मुझे बताओ ये 1 साल गिनते कहाँ से? ट्रांजैक्शन डेट से 1 साल बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस चीज को भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है भैया? 1 साल जो है वो कहाँ से लेना है आपको? रिपोर्टिंग डेट से लेना है, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट से 1 साल, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर मैंने लोन लिया कब? जून 2026 में। लोन लिया कब? जून 2026 में। मेरे को रीपे करना है अगस्त 2027 में। अगस्त 2027 में। 1 साल से बाहर है, तो अभी के नॉलेज से हम क्या बोलेंगे? ये नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन जो नियम है वो क्या बोलता है? रिपोर्टिंग डेट, सॉरी, रिपोर्टिंग डेट मतलब क्या? जून 2026 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर 26 27। अप्रैल 26 से मार्च 27। तो मार्च 27 जो है ये हमारा क्या है? बैलेंस शीट डेट है। मार्च 27 जो है वो हमारा क्या है? बैलेंस शीट डेट है। वहां से 1 साल गिनना है। यहां से 1 साल कितना हो जाएगा? मार्च 28। इसके अंदर अगर पे करना है तो करंट लायबिलिटी, इसके बाहर पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटी। समझ आ रहा है? ट्रांजैक्शन डेट नहीं, बैलेंस शीट डेट से 1 साल गिनना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैंने जून 26 में लोन लिया है, अगस्त 27 में मेरे को रीपे करना है, तो करंट लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटी है? क्या है? करंट लायबिलिटी। कैसे करंट? कैसे भैया? मार्च बैलेंस शीट डेट से 1 साल के अंदर पे कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? 1 साल के अंदर पे कर रहा हूं। अगर यही अगस्त 28 रहता तो, अगस्त 28 रहता तो नॉन करंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि मार्च 28 के अंदर तक के पेमेंट्स करंट लायबिलिटी, उसके बाहर क्या है? नॉन करंट। समझ में आ रहा है? तो किस चीज को करंट लायबिलिटी बोलेंगे, किस चीज को नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे, उसका ये पहला नियम है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो ये नियम अपने को अभी पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। तो कंडीशंस है कुछ। डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी, और फॉलोइंग कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू मेक अ लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। पहला कंडीशन क्या है? ड्यू टू बी सेटल्ड और पेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, जो कि पहला नियम अपन पढ़े, ठीक है। कब से? 12 महीना विद इन द फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं? करंट लायबिलिटी। दूसरा कंडीशन क्या है? एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, सेटल्ड या पेड ऑन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल फाइनेंशियल ईयर तो पता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? नहीं समझते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब, प्लीज ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जिस पॉइंट में, जिस दिन कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, रॉ मटेरियल में, और ये पैसा गुम के उसके पास, कस्टमर के पास कस्टमर से उसके पास पैसा आ गया, ये पूरे ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जांपल 11th क्लास में फ्रूट वेंडर वाला एग्जांपल याद होगा आपको, है ना? फल दुकान अपन देखे थे, उसी से पढ़े थे। तो फल दुकान वाला परचेज कब किया? मान के चलो 1 अप्रैल में परचेज की, सॉरी 22 अप्रैल को परचेज किया, आज की तारीख में फल परचेज किया, होल्ड किया। कब तक होल्ड किया? 28 तारीख तक होल्ड किया, और सेल कर दिया 28 तारीख को, और उधारी में सेल किया, पैसा आया उसके पास 2 मई को। तो इस फ्रूट वेंडर के लिए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कहां से कहां तक होगा? 22 अप्रैल से
2 मई तक का इसका ऑपरेटिंग साइकिल होगा। जो इस दिन ये पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, इसके पास कितने दिन में आ गया? बाय 2 मई को पैसा इसके पास वापस घूम के आ गया। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आ रहा है? जैसे स्कूल है, दूसरा एग्जांपल, स्कूल अगर है, स्कूल क्या करता है? स्कूल के पास पैसा कब आता है? पहले ये सारे खर्चे करते हैं, फीस वगैरह पे, सॉरी, टीचर्स को सैलरीज वगैरह सब पे होता है, सारा खर्चा होता है। और स्टूडेंट से, पेरेंट्स से फीस कब आता है? साल के अंत तक में पूरा पैसा वापस आता है इसके पास। तो स्कूल का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? 1 साल, 10 महीना, जैसे आप लोग फीस मेरे ख्याल से 10 महीने पे करते हो, तो 10 महीना है ना, या 1 साल, जो भी। ठीक है, ये हो। कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन? जैसे बड़े बिल्डिंग्स हो गए या फ्लाईओवर वगैरह हो गए। मुझे बताओ, कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा, ज्यादा टाइम लगता है ना? एक एक बिल्डिंग बनाने में, एक मान के चलो, एक बड़ा सा डबल स्टोरी या बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने में 2 साल लग सकता है। तो 2 साल में उसका पैसा घूम के वापस उसके पास आ रहा है, तो 2 साल उसके लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो हर इंडस्ट्री का अपना अपना नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, किसी इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल कुछ दिन में खत्म हो सकता है, किसी इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल कुछ महीने में खत्म हो सकता है, 1 साल के अंदर, और किसी इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से भी ज्यादा लग सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल। सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन पूछू कुछ? हाँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले तो ये क्या लिखा है ये देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड, जो भी आपका लायबिलिटी है, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड ऑन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है तो करंट लायबिलिटी, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है बात सभी को? अब ध्यान से सुनना। एग्जांपल, ऑपरेटिंग साइकिल है 8 मंथ्स, ठीक है, और पेबल जो है वो है 5 मंथ्स में पे करना है। तो मुझे बताओ, करंट लायबिलिटी है ये पेबल या नॉन करंट लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही ये पेमेंट हो जा रहा। समझ में आ रहा है सभी को? ऑपरेटिंग साइकिल है 12 महीना और पेबल है 13 महीना। करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है? नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना है, उसके बाहर पेमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, बात समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल, ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स और पेबल जो है वो 10 मंथ्स है। ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है और आपको पेमेंट कब करना है? 10 महीने में करना है। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी? जो अभी तक नियम क्या है? नियम क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट हो जाए तो करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर पेमेंट हो तो ये क्या है? नॉन करंट। यस, लेकिन इसमें एक और नियम है। क्या नियम है? कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल ही 12 महीने से कम है, तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को क्या मानेंगे? 12 महीना मानेंगे। हम ऑपरेटिंग साइकिल को 8 महीना ना मान के क्या मानेंगे? 12 महीना मानेंगे। अब मुझे बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना और पेबल का 10 महीना, तो ये करंट लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। समझ में आ रहा है सभी को? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स, पेबल है 14 मंथ्स। 1 साल का भी ध्यान। ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ्स और पेबल है 14 मंथ्स। बोलो, कौन कौन बोल रहा है करंट लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी।
नॉन करंट वाले, नॉन करंट, नॉन करंट। चलिए इधर ध्यान, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? तो करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो रहा है तो करंट लायबिलिटी। एक साल यहाँ नहीं देखना है, एक साल नहीं देखना है। एक साल कब देखना है? जब ऑपरेटिंग साइकिल खुद एक साल से कम होगा। तो नॉन करंट, अरे भैया ये 15 महीना है। 15 तो बोला हूं यार। आंख और कान से कनेक्शन नहीं है लग रहा है, सिर्फ देख रहे हो, सुन नहीं रहे हो। नहीं भाई, मैं तो बोला भी हूँ और लिखा भी हूँ, अब मेरा राइटिंग ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। समझ में आया ये वाला? बात समझ में आया? और भी दो ये है, इनको ध्यान नहीं देना इतना। क्या बोलता है? हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये कंडीशन को अपने को तो ध्यान नहीं देना है। और लास्ट कंडीशन है नो अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट, मतलब आपको जो भी पैसा पे करना है उसको और पोस्टपोन आप नहीं कर सकते हो। तो अगर ये चार कंडीशंस फुलफिल होंगे तो हमारे क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी है, अदरवाइज नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी। और ये जो रूल है, रूल फॉर ऑपरेटिंग साइकिल जो है, ये है क्या बोलता है, पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है तो करंट लायबिलिटी, पेबल आउटसाइड ऑपरेटिंग साइकिल है तो नॉन करंट लायबिलिटी। अब ऑपरेटिंग साइकिल जो है एक साल से कम हो सकता है और ऑपरेटिंग साइकिल एक साल से ज्यादा हो सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल एक साल से कम है तो एक साल को मान लेंगे ऑपरेटिंग साइकिल, और अगर ज्यादा है तो उस पीरियड को अपन मान लेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। और ये एग्जाम्पल है, ये देखो, बताओ। ऑपरेटिंग साइकिल 19 मंथ्स, 19 मंथ्स, ठीक है। और पेबल है 24 बताइए करंट लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटी है? करंट वाले हाथ उठाओ, करंट वाले। तीन लोग हैं, एक दो तीन बस। और नॉन करंट वाले? ऑपरेटिंग साइकिल है 19 महीने का, पेमेंट करना है 24 महीने में, तो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर हो गया तो ये नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो ये रूल्स लिख लो यार, ये चार कंडीशन लिख लो और फिर ये रूल लिख लो, खत्म। उसके बाद चार कंडीशंस, ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, ये चार कंडीशन लिख लोगे, डिफरेंस बिटवीन करंट नॉन करंट करके। ये सब एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस कंडीशंस लिख लो, सफिशिएंट है। हो गया, पहला कंडीशन हो गया सबका।
सेकंड कंडीशन हो गया ना सबका? नहीं एग्जांपल। नो अनकंडीशनल राइट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हाँ ये भी लिखना है। हो गया फोर्थ कंडीशन। नहीं भाई, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं वो जान लिए। अब करंट लायबिलिटी के अंदर जो पॉइंट्स है उसको देख लेंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटी के अंदर चार बातें होते हैं। क्या क्या? पहला, करंट लायबिलिटी के अंदर पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा ट्रेड पेबल, तीसरा अदर करंट लायबिलिटी और लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। चलो हो गया। अब अपन करंट लायबिलिटी पढ़ रहे हैं। करंट लायबिलिटी के आप ये चार ऐसे हेड बना लो, करंट लायबिलिटी, और चार कॉलम बना लो। पहला है शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर है ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चार कॉलम बना लो करंट लायबिलिटी के अंदर। नहीं यही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, आधे पेज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार कॉलम बना लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कॉलम बना लिए, अब समझो उसके बाद लिखना, ठीक है। पहले समझ लेते हैं उसके बाद लिखना, ठीक है। चलिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितने पॉइंट्स थे?
5 पॉइंट्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 5 से क्या क्या? बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, अदर करंट, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पे कितने हैं? 6। पहला क्या है? लोन रिपेबल ऑन डिमांड। मतलब ऐसे किसी से आपने लोन लिया है जो बोल रहा है जब भी मेरे को वापस चाहिए तुमको देना पड़ेगा। लोन रिपेबल ऑन डिमांड पहला। ठीक है, लिखो मत, समय दूंगा लिखने का, प्लीज इधर पहले समझ लो एक एक को, उसके बाद लिखूंगा। ठीक है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड पहला। दूसरा क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। इसके बारे में पता ही है अपने को। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक लिमिट जैसा दिया जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो, जितना पैसा यूज करोगे उतना उसके ऊपर ब्याज पे करना होता है। ठीक है, और टर्म लोन नहीं होता, ये नॉर्मल ओवरड्राफ्ट होता है। और कैश क्रेडिट भी सेम ऐसा ही चीज होता है। फिर क्या है उसके बाद? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स भी आप कहां पे शो करोगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर शो करो। फिर क्या है? लोन रिपेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन। तो अलग से यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं थी भैया, जो चीज 12 महीने के अंदर पे करना है उसको ऐसे भी अपन करंट में ही दिखाते हैं, तो अलग से देने की जरूरत नहीं, बट फिर भी बुक में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। फिर है अदर लोन्स एंड एडवांसेस। और सबसे लास्ट जो है इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट है उसका करंट मैच्योरिटीज। ये कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझना, इधर एग्जांपल से समझा रहा हूं। हमने लोन लिया 5 साल का, ध्यान से, हमने लोन लिया 5 साल का। फर्स्ट ईयर के एंड में पहला पेमेंट करना है, सेकेंड ईयर के एंड में दूसरा पेमेंट, थर्ड ईयर के एंड में तीसरा, फोर्थ ईयर के एंड में फोर्थ, और फिफ्थ ईयर के एंड में फिफ्थ इंस्टॉलमेंट्स मेरे को पे करना। ठीक। अब हमारा जो नियम क्या बोलता है? बैलेंस शीट डेट से 1 साल के अंदर जो पेमेंट होगा वो क्या बनेगा? करंट लायबिलिटी। अभी अभी पढ़े हैं अपन, है ना? जो भी चीज रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर पे करोगे वो क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। और रिपोर्टिंग डेट के बाद जो पेमेंट होगा वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब 1 साल के बाद, रिपोर्टिंग डेट से 1 साल के बाद नॉन करंट। तो ये हमारा, अभी हम इसमें खड़े हैं, फर्स्ट ईयर में खड़े हैं। और हमारा जो सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर, यहाँ ये हमारा बैलेंस शीट डेट है। बैलेंस शीट डेट से 1 साल के अंदर जो भी पेमेंट होगा वो क्या है? करंट लायबिलिटी। उसको कहां पे शो करोगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और 1 साल के ऊपर जो भी इंस्टॉलमेंट्स रहेगा उसको अपन कहां शो करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, मैंने एक लोन लिया है जिसका एक हिस्सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करोगे और एक हिस्सा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझ आ रहा है? सिंपल बात है। पहला साल का जो ईएमआई है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलेंगे, उसके बाद के जो पेमेंट्स है वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी देखो, पेमेंट्स टू बी मेड इन ईयर 2। ईयर 2 के अंदर जो भी पेमेंट करोगे दीज आर कंसिडर्ड करंट मैच्योरिटीज एंड शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और पेमेंट्स टू बी मेड इन ईयर 3, 4, 5 आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो क्या होगा? थर्ड ईयर के अंदर जो पेमेंट होगा वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और 4, 5 ईयर में जो भी पेमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऐसा चलता रहे। समझ आ रहा है? तो ये आप लोग लिख लो, 6 पॉइंट्स लिख लो। अपन यहीं पे जो है आज का क्लास रोकेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कल नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वगैरह में जाएंगे। 6 पॉइंट्स लिख लो पूरे। यस सर, ऑन डिमांड। ये एग्जाम्पल भी लिखोगे?
अभी नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ेंगे वो। वैसे ट्रेड पेबल के अंदर कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर कुछ नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी पढ़ना है अपने को, कल पढ़ेंगे उसको। इसका टेस्ट रिटर्न भी होगा और वाइवा भी होगा। रिटर्न क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कल मैंने बताया था ना, मेजर हेड माइनर हेड ढूंढना रहता है बस। ठीक है, वही रहता है। वाइवा मैं पूछूंगा, अब तो समझ लो, अब सिंपल होगा कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा। बहुत अच्छा आदमी। हो गया सबका? मेरे को कुछ डिस्कस करना था, 1 मिनट बस, सब आगे भाग मत जाओ। बोल रहे हैं सर। क्या? हाँ, चलो, हो गया निशा। ऐसे ही 2 मिनट यार, ऐसे ही आम चर्चा है, आम चर्चा, ऐसा कोई कोई भारी कुछ बात नहीं, मन की बात। ठीक है, फिलहाल अभी आज तक हम देखे तो 1 महीना हो गया है क्लास को। ठीक है, 12th का सेशन शुरू हुए 1 महीना हो गया, 22 मार्च से स्टार्ट किए थे, 22 अप्रैल पे है। ठीक ठाक सिलेबस भी थोड़ा बहुत हुआ है, एक चैप्टर जो सबसे बड़ा डेंजरस चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ये चल रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है आप लोग को अभी तक, क्या लग रहा है, आपका क्या थॉट्स है? 11 से आसान ठीक लग रहा है या 11 से ज्यादा खतरनाक लग रहा है? 11 से ठीक है, ठीक है, 11 से ठीक है। किस किस को 11 से ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 11 से ज्यादा ठीक है 12। हाँ, पहला और ये भी, इसमें क्या है, अभी तक का ही बोल रहा हूँ यार, अभी जितना पढ़े हो उतना ही बताओगे ना, आगे का कैसे बता पाओगे? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ तक का ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन ना आप लोग का जो ये ठीक लगना है, ठीक है, आप लोग का ये जो ठीक लगना है वो रिजल्ट्स में नहीं दिख रहे हैं, मार्क्स में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग बहुत बढ़िया चीज कर रहे हो कि आप मार्च से क्लास स्टार्ट कर दिए हो। ठीक है, कई लोग का जो सवेरा होगा जुलाई में होगा, 12th में जुलाई से क्लासेस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो कि मार्च से आप क्लासेस स्टार्ट कर लियो, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है, और अच्छे नंबर भी आएंगे। लेकिन लेकिन अगर आप इस गर्मी छुट्टी में अगर आप इस चीज को प्रोडक्टिवली यूज नहीं करोगे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जो स्टूडेंट जुलाई अगस्त में स्टार्ट करेगा और आप लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा आपका। ठीक है,
मैं इनफैक्ट ये जानना चाह रहा था कि आप करते क्या हो दिन भर, अभी तो छुट्टी है, स्कूल्स तो है नहीं, तो क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मन होता है या नहीं होता पढ़ाई का, सीरियसली बताओ। मैं बिल्कुल बुरा नहीं माना, कुछ नहीं बोलूंगा, मन होता है या नहीं होता, किस किस को मन नहीं होता है सर, जनरली मन नहीं होता पढ़ने का, पढ़ने का मन नहीं होता, प्लीज प्लीज ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी कुछ नहीं बोलूंगा, मन नहीं होता है, मन नहीं होता है, मन नहीं होता है, मन नहीं होता है। ठीक, ठीक है, देखिए क्या है, आपको कहीं बाहर जाने का मन होता होगा, घूमने का मन होता होगा, खेलने का मन होता होगा, कुछ गेम वगैरह खेलने का मन होता होगा, खाना पीना तो मन का बात नहीं, वो तो भूख लगता हो तो खाते हैं, है ना, वो सब तो क्या ऑटो इम्यून चीजें हैं, है ना, भूख लगेगा तो खाएगा इंसान, नींद आएगा सोएगा इंसान, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है वो टीवी देखना, मोबाइल देखना या गेम खेलना, बाहर जाना, ये सब मन से होता है ना, जहां तक, वैसे ही पढ़ाई भी जो है वो भी मन से ही होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को सीरियसली कुछ लोगों को मन नहीं कर रहा है, ठीक है, जी जी जी, हाँ, बस 5 मिनट छुट्टी होने में, चाबी दे ले लो, या दे दीजिए, अच्छा आपके पास है चाबी, हाँ पास, मैं, लाओ लाओ मैं खुद दे दूं। क्या हुआ, बस 5 मिनट, नहीं नहीं कोई बात, क्या हुआ, ठीक है, और कोई चाबी है, हाँ, ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो जिसको, प्लीज, तो जिसको मन नहीं हो रहा है यार, मन नहीं हो रहा है, अभी मन नहीं हो रहा है तो बाद में भी मन नहीं होगा, फ्रैंकली बता रहा हूँ, अभी मन नहीं हो रहा है तो मिड टर्म के लिए भी मन नहीं होगा, फाइनल्स के लिए भी मन नहीं होगा, कोई भी चीज करने के लिए मन नहीं होगा, ठीक है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। तो जिनको मन नहीं हो रहा है, अगर मतलब उनको ये चीज होना चाहिए कि मन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब मन नहीं हो रहा है चलो समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ना चाहिए या जरूरी है या नहीं है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ देखो देखो एक चीज बताऊं, हो सकता है मेरे को भी किसी दिन ऑफिस आने का मन नहीं करेगा, नहीं करता यार, मन नहीं कर रहा यार, आज नहीं, आज पढ़ाने का मन नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आज क्या रोज रोज तुम्ही लोग को देखूंगा यार, रोज रोज वही पढ़ा रहा हूँ, वो भी 2 बार कंटिन्यू, हाँ आप लोग भी ऐसे लगता है, 2 बार वो भी, पहला बैच को भी वही पढ़ा रहे, दूसरा बैच को भी, मन मेरा भी शायद नहीं होता होगा कभी कभी, लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है क्या, क्यों, मजबूरी है, फीस, ठीक है, वो भी बात ठीक है, पेट पूजा करने के लिए अपने को पैसा कमाना पड़ता है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज है जो कि मेरे को मोटिवेट करता है, वो है कि भैया हमारा एक टारगेट है, हमको उसको अचीव करना है, समझ आ रहा है, मेरा भी मन नहीं करता, मैं यही बता रहा हूँ आपको, मेरा भी कभी कभी मन नहीं करता हो, ठीक है, लेकिन भी मैं अगर आके पढ़ा रहा हूँ तो क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, आप अब मैं अगर उस दिन एक दिन छुट्टी मार दूंगा तो फीस नहीं दोगे क्या, ऐसा तो नहीं है कि भैया सर आप उस दिन नहीं आए तो उसका फीस काटेंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना आप लोग, फीस तो मेरे को आएगा ही, पैसा मेरे को आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन जनरल मेरा भी जो है मन नहीं करेगा, कभी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या रीजन है उसके लिए, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है कि हमारे को एक टारगेट है, हमको उसको अचीव करना है, हमको कोर्स टाइमली कंप्लीट करना है, हमको आपका कोर्स बेहतर लाने में मदद करना है, समझ आ रहा है, ये पीछे का हमारा मोटिवेशन है कि भैया मेरे को सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है, आप लोग का जो परफॉर्मेंस है उसको अपग्रेड करना है, ठीक है, और वो तभी हो पाएगा जब मैं टाइमली पढ़ाऊं, जब मैं कम छुट्टी लूं, जब मैं आपको सही से डिटेल में सब अच्छे से पढ़ा पाऊं, भले मन ना हो, समझ आ रहा है, तो आपको भी ऐसा टारगेट खुद का बनाना पड़ेगा, नहीं तो मन कभी नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूं, इंसान इतना आलसी जानवर है,
कि उसको कभी मन नहीं होगा यार। अगर अगर उसको सब चीजें मिल रहे हैं फोकट का ना, तो वो कभी कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन भी लोगों को ऐसा लगता है सर मन ही नहीं होता सर पढ़ने का, तो प्लीज अपने लिए एक टारगेट बनाओ। समझ आ रहा है? टारगेट बनाओ कि भैया स्कूल जो भी अभी तक का सिलेबस हुआ है, कि टारगेट्स के लिए आपको टेस्ट तो हम ले ही रहे हैं, टेस्ट हम ले रहे हैं ना, टेस्ट आपके लिए एक टारगेट ही होना चाहिए। इस टेस्ट में मेरे को इतना नंबर लाना है भाई। इस टेस्ट के लिए मेरे को जो भी क्वेश्चंस है, जैसे अगर चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन है, जो भी नेक्स्ट टेस्ट है, चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन है, आईओसी है, आईओडी है, इसमें सभी में अगर 10-10 क्वेश्चंस है, 10-10 क्वेश्चंस है, तो आपका मन कैसे लगेगा मैं बता रहा हूँ आपको। टारगेट कैसे बनाने मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होना चाहिए, आपका थॉट होना चाहिए, मैं इन सभी को 4 बार बनाऊंगा, 4 बार बनाऊं, 4 बार सारे क्वेश्चंस को बनाऊंगा। ठीक है? हाँ, हाँ, क्या दिक्कत, 120 हो या 420 हो, क्या दिक्कत? हाँ, आपको आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 4 बार बनाना है। मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, ऐसे ही आपका मन बनेगा। आपको सुबह उठ के ये रखना है कि भैया मेरे को आज जो है ये तीनों टॉपिक एक बार आज कंप्लीट करना है, कल एक बार कंप्लीट करना है, परसों एक बार कंप्लीट करना है। हाँ, दिन में 30 क्वेश्चन, एक एक टॉपिक का, तीनों टॉपिक आपको एक एक बार बनाना है, सारे क्वेश्चंस। ठीक? ये अगर आप टारगेट लेकर चलोगे, बिना टारगेट का आप में और जो गधा जो है या भैंस जो तालाब में नहा रहा है, कोई फर्क नहीं है। भैंस को बड़ा मजा आता है तालाब में, कीचड़ में है एकदम, उसको बहुत मजा आता है गर्मी में। आप भी सेम वही कर रहे हो। ठीक है? भैंस हो आप लोग। ठीक है? समझ में आ रहा है? सच बता रहा हूँ। प्लीज बफेलोस इधर ध्यान दो। ठीक है? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि टारगेट नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा तो यही चलते रहेगा, यही चलते रहेगा, अभी भी यही चलेगा, मिड टर्म फाइनल सब यही चलता रहेगा, उसके बाद भविष्य में जीवन में भी यही चलता रहेगा। समझ आ रहा है? अगर इंसान के पास अपना खुद का काम करने के लिए खुद के टारगेट्स को सेट नहीं करेगा, तो गया वो, खत्म कहानी, कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो प्लीज आप लोग खुद का टारगेट सेट करो, और आपके टारगेट सेट करने के लिए हम तो ऑलरेडी आपको टारगेट दे रहे हैं भाई, हर सैटरडे टेस्ट है। आप खुद उसको उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। टारगेट बनाने में आपको कोई दिक्कत है, आप मेरे से डिस्कस करो, मैसेज करो मेरे को, सर ऐसा ऐसा बात है। मैं आपको एक पर्सनल एक एक चीज एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, फिर आप लोग है ना, फिर अपन छुट्टी करेंगे। मैं जब सीए इंटर कर रहा था, सीए फाउंडेशन मैंने खुद से किया था, पास हो गया था एक बार में, खत्म कहानी। ठीक है? फिर मैं इंटर करा, सीए इंटर करने ना, भिलाई रायपुर में कोई अच्छे कोचिंग उस टाइम पे नहीं थे। ठीक है? तो मैं चला गया सीधा कहाँ, चेन्नई, चेन्नई चला गया मैं। कोई नहीं है चेन्नई में मेरा। ठीक है? बस बस्ता उठा के मैं चला गया चेन्नई। ठीक है? खुद ही एडमिशन ले लिया। ठीक है? मेरे पेरेंट्स भी नहीं आए थे, खुद ही एडमिशन ले लिया सब कुछ, और खुद ही रूम जुगाड़ा, खुद ही वहां पे रहना चालू कर दिया। क्यों यहाँ पे? क्योंकि ये जो कोचिंग मैं ज्वाइन किया था, ये उस टाइम पे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग थी। ठीक है? उसका नाम था गुरु कृपा। ठीक है? श्री गुरु कृपा, गुरु कृपा इंस्टीट्यूट। ठीक है? तो यहाँ मेरे को जाना था, मैंने रिसर्च किया था कि यहाँ मेरे को जाना ही है। तो मेरे घर वाले को मैंने कन्विंस किया, मेरे को जाना है भाई, आप करना ही है। और यहाँ के जो सबसे मेन फैकल्टी है, सर का नाम है जी शेखर, इंडिया लेवल पे सबसे बड़े, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनसे मतलब बात करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है? इनसे बात करना मतलब इनसे मिलना बहुत बड़ी बात। ये पढ़ाते थे हमको टैक्स। ठीक है? और हम लोग का जो बैच था उसमें 200 बच्चे बैठते थे, 200-250 बच्चे बैठते थे। और मैं मतलब एक तो तमिलनाडु, वहाँ चेन्नई, वहाँ पूरा तमिल लैंग्वेज। ठीक है? हालांकि क्लासेस इंग्लिश में कंडक्ट होते थे। ठीक है? मेरा इंग्लिश भी अच्छा हो गया था वहां पे, फिर यहाँ पे आके फिर देहाती बन गए अपन। ठीक है? अलग बात है। ठीक है? तो वहां पे 200 बच्चे, और टीचर से बात करना मतलब बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से इनसे बात करना, इनसे बात करना मतलब भाई पता नहीं क्या बोल देंगे।
थोड़ा सा सनकी टाइप के भी, मतलब सनकी तो नहीं बोलूं, मतलब जो इतने बड़े स्टैचर के लोग बहुत आसानी से आपको मिलते नहीं। और ना मेरे को एकदम था भाई कि आईपीसीसी इंटर जो है ना, जबरदस्त मार्क्स लाना है। मैं इनके पास पहुंच गया, क्लास हो गया था, क्लास के बाद मैं इनके पास चला गया। मैं बोला सर, मेरे को ना सीए में रैंक लाना है। मैं बोला मेरे को सीए में रैंक लाना है, आप मेरे को बताओ क्या करना है। हाँ, रैंक मतलब रैंक 1 या जो भी है, रैंक लाना है, अच्छे नंबर लाना है। मेरे को बताइए आपको क्या, आप मेरे को क्या करना है। और सर तो उस टाइम पे कुछ जवाब नहीं दिए, लेकिन अगले दिन आ गए, अगले दिन क्लास था, अगले दिन मेरे को खड़े कर दिए, बोलते ये लड़का जो है, ये मेरे से पूछता है कि मेरे को रैंक लाना है, क्या करूं। समझ में आ रहा है? 200 बच्चों में तुमको अकेले को खड़े करके ऐसे अगर बोला जाए तो क्या हाल होगा, आप समझ पा रहे हो। लेकिन सर ने उस दिन बताया कि भाई, अगर आप में स्टार्टिंग, ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्लास था, अगर आप में ये जील पहले से नहीं होगा, ये स्टूडेंट अगर पूछ सकता है तो बाकी 200 बच्चे भी पूछ सकते हैं। या इतना तो उनमें ये मतलब क्या हो सकता है, फायर होना चाहिए कि मेरे को लाना है भाई, मेरे को रैंक लाना है। और कुछ नहीं सोचता भाई, हमको रैंक चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को भी भैया, मेरे को 12th में 95% के ऊपर चाहिए। हो सकता है ना, आपको पता है अभी कि नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा टारगेट है। मेरे लिए भी उस टाइम पे यही था कि सीए इंटर में रैंक, ऑल इंडिया रैंक लाना बहुत बड़ी बात। हालांकि नंबर अच्छे आए थे मेरे फिर भी, लेकिन बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा एक गोल था। ठीक है, अनइमेजिनेबल गोल था, लेकिन गोल तो बनाए यार, गोल तो बनाए ना। हाँ, टारगेट सेट किए अपना, जिनसे हमको सबसे ज्यादा डर है उनसे हमने बात किया, सब चीज ये किया। ठीक है, तो प्लीज मैं अभी से अभी मैं आप लोग को यही बोलना चाहूंगा कि भाई, प्लीज हैव टारगेट्स, प्लीज हैव स्पेसिफाइड गोल, कि मेरे को 12th में इतना परसेंटेज चाहिए। उससे क्या होगा, मेरे को गाड़ी मिलेगा, मेरा शादी होगा, मेरा कुछ होगा, ये सब चीजें नहीं सोचना है। मेरे को 12th में बस लाना है भाई, मेरे को 12th में 95% लाना है। यही आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके लिए आपको ऐसे, जो अब हम वीकली टेस्ट जो कंडक्ट कर रहे हैं, इसका आपको टारगेट बनाओ। समझ आ रहा है? अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप इतना आप मेहनत नहीं करोगे, तो फिर बहुत मीडियोकर रह जाओ। ठीक है, बहुत मीडियोकर रह जाओ। समझ में आ रहा है सभी को? तो प्लीज मैं यही बोलूंगा, जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि सर मन नहीं होता है, दुनिया में किसी का कोई काम करने का मन नहीं होता है, लेकिन जब आप जिम्मेदारी लोगे, जब आप एक टारगेट बनाकर चलोगे, तो काम ऑटोमेटिकली करोगे और उसमें बेहतर भी होते जाओगे। ठीक है, उसमें बेहतर भी होते जाओ। खुद अपने लिए टारगेट सेट करो। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आता है, मेरे से डिस्कस करो कि सर मेरे को क्या, कैसे स्टार्ट करूं, क्या करना है। अभी से करोगे तो आगे चल के बहुत इजी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और मेरा ये टारगेट है कि आप लोग का नेक्स्ट जो स्कूल रीओपन होगा, उससे पहले आप लोग का सभी सब्जेक्ट जितना भी हुआ रहेगा, उसमें सभी में आप 85% के आसपास लाओगे। आदर्श कल से आप यहाँ बैठोगे। ठीक है, नहीं तो आप क्लास नहीं आओगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को कहने का मतलब? तो प्लीज टारगेट सेट करो। ठीक है, और प्लीज आप लोग मेहनत स्टार्ट करो अभी से। मन नहीं होता होगा, मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट बनाओगे, ऑटोमेटिकली रहेगा। जब रात में फिर देख जाओगे, सोने जाओगे, लगेगा अरे यार ये तो मैं करा ही नहीं, फिर अगले दिन जो है उसको भी उठ के आपको करोगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज अपने लिए टारगेट्स खुद बनाओ। ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। अगर मैं अगर 10-10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप 5-5 बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में अलग क्वेश्चंस बनाओ। यहाँ पे जब आप आओगे, जो भी मेंटर आपको जो भी देख रहे हैं, वो आपको अलग क्वेश्चंस देंगे, उनको बना लो। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पे आके परफॉर्म करना है। तो भैया मेरे को एकदम दी बेस्ट आता है भैया, जो भी क्वेश्चन बोले हैं और हम यहाँ पे बना के बैठ गए। ये होना चाहिए प्रैक्टिस सेशन। क्योंकि अभी घर पे समय है, अभी आप लोग पास 2 महीना पूरा पूरा समय है, यूटिलाइज करो। समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज ये चीज करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। हमारा टारगेट अभी कुछ नहीं है, 12th में अच्छे नंबर लाना, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं, कोई टारगेट होना नहीं। 95 अबव अपने को लाना है। समझ में आ रहा है? उसके लिए जो मेरे को करना है मैं कर रहा हूँ, आप लोग को ये सारी चीजें करनी। क्लियर है बात? क्लियर है? तो प्लीज कल कल सभी लोग सुबह उठ के अपने लिए खुद का टारगेट बनाओ, जितना भी देर आप
है ना, पढ़ सकते हो, बैठ सकते हो, और इस टेस्ट में सब अच्छे नंबर लाओ। ये तीनों टॉपिक है, पढ़ाया गया है, लेक्चर्स है, ऐप में सब कुछ है, मेंटर्स है, फिर भी डाउट है फिर भी मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, क्या प्रैक्टिस क्लास सुबह नहीं होगा, सुबह नहीं होगा। ठीक है, अभी आप फिलहाल घर पे पढ़ो, क्योंकि कोई रहेगा नहीं ना, मेंटर्स नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, मैं अपने ऑफिस में रहूंगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आप लोग यहाँ आके खुद ही आप बैठ के पढ़ोगे बोलने से वो चीज मेरे को नहीं लगता कि पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा होगा। तो घर पे बैठ के पढ़ोगे ज्यादा ज्यादा अच्छा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाकी आप लोग देखते हैं, अगर ऐसा कुछ करना है तो वो भी देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? कल सभी लोग खुद टारगेट बनाओ अपने इस वाले टेस्ट के लिए। ठीक है, और आज जो हम पढ़े हैं, बुक 3 का जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करो। 10 से 15 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा बैलेंस शीट पढ़ने में। ठीक है, चलो यहाँ पे रोकते हैं।